नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी की किताब का चैप्टर नंबर 4 टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में ये जो वर्ल्ड मैप हमको दिखता है ये एक्चुअली में ऐसा है क्यों। आज की डेट में हमको जो भी वर्ल्ड के मैप में नज़र आता है, फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है, तो क्या हमेशा से ये जो ज़मीन थी ये यहीं थी? हमेशा से क्या इंडिया यहीं पे था? हमेशा से क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहीं पे था? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या फिर पहले कुछ हालात अलग थे? इन हालातों को समझने के लिए ही इस चैप्टर में सारी बातें बता रखी हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है ये हमने पिछले चैप्टर्स में कवर किया है। अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिया है कि 29% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करते हैं और बाकी का बाकी पानी के नीचे आता है। ओके, आज की डेट में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जो भी ओशन बॉडीज़ हैं उनकी लोकेशंस हमको पता है, ठीक है भाई। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि आज जैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वैसे ये हमेशा नहीं थे। और आज से आने वाले समय में, आने वाले समय मतलब यहाँ पे 1,00,000-2,00,000 सालों की बात हो रही, तो आज से आने वाले 1,00,000-2,00,000 सालों में भी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जैसे अभी नज़र आ रहे हैं वैसे नहीं होंगे, ये अपनी जगह चेंज कर चुके होंगे। तो कंटिन्यूसली इनका जो ओरिएंटेशन है हमारी पृथ्वी का ये बदल रहा है। तो भाई आज से 1,00,000-2,00,000 साल पहले चले जाइए तो ऐसा नहीं था, और आज से 1,00,000-2,00,000 साल आगे चले जाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा। इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल सा फिगर है आपके सामने। सबसे ऊपर यहाँ पे ए वाले फिगर में, जो कि लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो है, यानी 22 करोड़ 50 लाख साल पहले। सोचिए कितना साल पहले की बात हो रही है। एक साल काटना मुश्किल होता है, कभी कभी एक घंटा काटना मुश्किल होता है, यहाँ 22 करोड़ 50 लाख साल पहले बात हो रही। मतलब इंसानी काबिलियत की तो बाहर की बात हो गई। सारा का सारा लैंडमास आपस में जुड़ा हुआ था। फिर ये दो भागों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना अपना अलग भागों में टूट गया, लॉरेशिया अपना अलग भागों में टूट गया। और आज की डेट में जो डी वाला फिगर है कुछ इस प्रकार की दिखती है हमारी पृथ्वी। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है हमारी पृथ्वी का लैंड मास का, ओशंस का। और आगे आने वाले समय में भी अभी के जो लैंड मास और ओशंस की जो कंडीशन है, जो जगहें हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली हैं। क्यों नहीं रहने वाली हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो सबूत दिए गए वो सबूत सही थे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है ये बताया गया, ये सही था, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो कारण था वो नहीं बता पाए एल्फ्रेड वैगनर साहब। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, थ्योरी को अगर आपको समझना है तो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको पहले वीडियो मिल जाएगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 बाई एल्फ्रेड वैगनर। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बट अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, मैं यहाँ पे भी आपको समझाने वाला हूँ इस चीज़ को। अब देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि भाई सच में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, लाइक का बटन आई होप आपने बता दिया। अगर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th की ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, मैंने आपके लिए कंप्लीट किए। कुछ वीडियोस बची हैं, धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन नोट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन, और जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ उनके आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो वापस आ जाते हैं भाई अटलांटिक ओशन। देखिए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े जोग्राफर्स हैं वो हमेशा से ही जोग्राफी में इन्वॉल्व रहे हैं, मैप वगैरह स्टडी करते रहे हैं कंट्रीज़ का। कहीं ना कहीं ओशंस की जो साइड की, आप कह सकते हो शोर लाइन से, चाहे अटलांटिक ओशन की बात कर लीजिए, चाहे पैसिफिक ओशन की बात कर लीजिए, ऐसा लगता है कि कभी कभी आप, अगर आप इन कोस्ट लाइन्स को जोड़ दो तो बिल्कुल जिग्सॉ फिट आएगा। ये जिग्सॉ फिट की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो हमेशा से साइंटिस्ट ये सोचते थे कि भाई ये जो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका ये अलग आ रहा है नज़र, ये एक समय पे एक ही हुआ करता होगा। और इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस एक डच मैप मेकर थे, और कहीं ना कहीं पहली बार उन्होंने ये प्रपोज किया था 1596 में कि जो अटलांटिक ओशन की दोनों तरफ की जो ज़मीन है ये एक समय पे जुड़ी हुई थी। यानी अगर आप अटलांटिक ओशन देखो तो ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। ये पहली बार किसने सजेस्ट किया? अब्राहम ओर्टेलियस 1596 में। उसके बाद एंटेनियो पेलेग्रिनी आए, इन्होंने एक मैप ड्रॉ किया जहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट्स को साथ में दिखाया। फाइनली निकल के आएंगे अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे,
और इन्होंने सामने रखा है कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। और अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को इन्होंने 1912 में बनाया और कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी के इन्होंने प्रूफ दिए और इनके प्रूफ बड़े ज़बरदस्त थे। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की प्रेजेंट पोजीशन को सबसे पहले बताने में एल्फ्रेड वैगनर का बहुत बड़ा रोल था। शुरू में इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि जो भी बेसिक बात एल्फ्रेड वैगनर ने कही थी वो सही थी। थोड़ा जो लॉजिक दिया था एल्फ्रेड वैगनर का वो सही नहीं था। तो वैगनर साहब ने क्या बोला कि भाई जितने भी कॉन्टिनेंट थे पहले एक कॉन्टिनेंटल मास, मतलब ज़मीन पूरी एक थी। आज की डेट में जो अलग अलग आपको कॉन्टिनेंट्स टूटते नज़र आ रहे हैं ये पहले एक ही ज़मीन का भाग थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये ज़मीन टूट गई। ये जो एक ज़मीन थी इसको बोला जाता था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ये था पूरी की पूरी अर्थ। और इस पेंजिया के चारों तरफ केवल एक ही ओशन था, मेगा ओशन, जिसका नाम था पेंथलाजा। पेंथलाजा में पानी ही पानी था, पेंजिया ज़मीनी ज़मीन। अब ऐसा बोला गया कि लगभग 200 मिलियन साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटने लगा। और जब ये शुरू में टूटा तो ये दो भागों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखा रखी है, बी वाला फिगर देखिए, यहाँ पे लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड। अब 135 मिलियन ईयर्स को पहले दिखाया जा रहा है गोंडवाना लैंड भी अलग अलग भागों में टूटने लगा है, बट लगभग 200 मिलियन ईयर्स को पेंजिया दो भागों में टूटा था, एक तो लॉरेशिया था, एक था आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है भाई। फिर भाई लॉरेशिया बना आपका नॉर्दर्न कंपोनेंट। आज की डेट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम हिस्सा लॉरेशिया है और साउदर्न हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। साउदर्न हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम हिस्सा है आज की डेट में वो आपका गोंडवाना लैंड है। ठीक है भाई। फिर भाई ये लॉरेशिया भी छोटे छोटे भागों में टूटने लगा, गोंडवाना लैंड भी छोटे छोटे भागों में टूटने लगा। अब ये सब चीज़ें टूट रही हैं, इनको देखने के लिए हम लोग 20 करोड़ साल पहले तो बैठे नहीं थे। तो हमें कैसे पता चला? तो हमें पता चला है कुछ प्रूफ से। वो प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ है भैया द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिसको आप बोलोगे जिगसॉ फिट। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की लाइन एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच होती नजर आती है। यहाँ देखिए, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न एंड को अफ्रीका के वेस्टर्न एंड से जोड़ दो तो बिल्कुल मैच होता नजर आएगा, कुछ ऐसा। अगर आप इनको मैच करोगे एकदम एक दूसरे के साथ मैच होते नजर आएंगे। और केवल यही नहीं, साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ, अफ्रीका अरेबिया के साथ, अरेबिया इंडिया के साथ, इंडिया अरेबिया के बीच में जो छोटा सा लैंड मास दिख रहा है ये भाई मदागास्कर है। नीचे की तरफ एंटार्क्टिका जुड़ा था, इधर ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी एक समय पे एक दूसरे को टच करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये टूट के सब अलग हो गया। तो ये जो जिगसॉ फिट है ये क्या बताता है कि एक समय पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज की डेट में अलग अलग नज़र आ रहे हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और इन सब चीज़ों का एक मैप कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू भी यहाँ पे निकाला गया। ठीक है भाई। ये जो मैप प्रोड्यूस किया गया था कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके अटलांटिक मार्जिन का, उसको बुलार्ड ने 1964 में निकाला था। मतलब एक पहला मैप जहाँ पे अटलांटिक मार्जिन हर चीज़, सारे कॉन्टिनेंट्स को जिस हद तक सही तरीके से आप जोड़ सको सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके। 1964 में, 1964 में सबसे पहली बार किसने किया? बुलार्ड ने। और जो मैप था वो क्वाइट परफेक्टली सामने निकल के आया। लेकिन इस मैप में मैचिंग कराने के लिए बुलार्ड ने 1000 फैथम लाइन लिया था। 1000 फैथम लाइन, फैथम लाइन मतलब ओशन की गहराई। तो मतलब बिल्कुल ही शोर लाइन से नहीं नापा था किसने? बुलार्ड ने शोर लाइन से कुछ पानी की डेप्थ में जाके, फैथम लाइन 1000 तक डेप्थ में जाके फिर उसने लैंडमार्क को एसोसिएट करना शुरू किया था। किसने? फैथम ने। मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं जितना आपको आसान दिखने में लग रहा है। इसमें सैटेलाइट्स, सबमरीन की नोटिंग्स, हर चीज़ लगेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं भैया, अगला प्रूफ आएगा रॉक्स ऑफ द सी इमेज अक्रॉस द ओशन। अगर आप रेडियोमेट्रिक डेटिंग करो तो अलग अलग पीरियड्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करो तो भाई रॉक फॉर्मेशंस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कितने पुराने इसके बारे में पता किया जा सकता है। अब अगर ब्राज़ील कोस्ट की रॉक्स को और वेस्टर्न अफ्रीका की रॉक्स को लमसम आप इनकी एज निकालने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि भैया ये 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है। यानी कि अगर आप ये नक्शा देखो तो साउथ अफ्रीका की जो ब्राज़ील की रॉक है ईस्टर्न वाली और अफ्रीका की जो रॉक है वेस्टर्न वाली, ये लगभग 20 करोड़ साल, मतलब 200 करोड़ साल पुरानी है, 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है दोनों एक ही एज की, मतलब दोनों एक ही समय पर बनी थी, काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद अगर आप बात करो तो कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये जो कोस्ट लाइन है इस पे जो मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं वो जुरासिक एज के हैं।
मतलब अगर आप यहाँ पे ये देखिए तो साउथ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है यहाँ ईस्ट वाली, और अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है वेस्ट वाली, यहाँ पे मेरीन डिपॉजिट्स कितने साल पुराने हैं? जुरासिक एज के। मेरीन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? मेरीन डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब ओशन बना तभी मेरीन डिपॉजिट्स आएंगे, जब ओशन के पानी से टच में आएंगी वहाँ की चट्टानें तभी आपके मरीन डिपॉजिट्स आएंगे। तो दोनों तरफ पे मरीन डिपॉजिट्स जुरासिक एज के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग जुरासिक एज के समय पे ही बना होगा ये ओशन बीच का है, ये अटलांटिक ओशन। उससे पहले ये ओशन नहीं रहा होगा। उससे पहले साउथ अमेरिका का ईस्टर्न एंड और अफ्रीका का वेस्टर्न एंड ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। समझ गए? फिर एक और प्रूफ है टिलाइट का। टिलाइट क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई है। ओके, अगर आप गोंडवाना सिस्टम की बात करो, इंडिया में जो सेडिमेंट्स है इसको गोंडवाना सिस्टम बोला जाता है। और इंडिया का जो गोंडवाना सिस्टम है ना, इससे बहुत हद तक आइडेंटिकल रॉक्स 6 अलग अलग लैंड मासेस में मिलती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर आप इस गोंडवाना लैंड मास के बिल्कुल बेस पे जाओ तो आपको थिक टिलाइट रॉक मिलेगी। थिक टिलाइट ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन की वजह से बनती है। तो एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन होगा तो ही ये टिलाइट रॉक बनेगी। और ये टिलाइट रॉक इंडिया के तो गोंडवाना इलाके में पाई गई है, अफ्रीका में भी पाई गई है, फॉल्कलैंड आइलैंड्स में भी पाई गई है, मदागास्कर में, अंटार्कटिका में, ओडिशा, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पाई गई है। तो आपको पैलियो क्लाइमेट्स मतलब समझ में आ गया कि भाई ये जो आपको टिलाइट के एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो टिलाइट नाम की सेडिमेंट्री रॉक है जो कि एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन की वजह से बनती है, ग्लेशियर्स के इरोजनल एक्शन की वजह से बनती है, और ये 6 जगह पाई जा रही है, अफ्रीका, फॉकलैंड, मदागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतनी अलग अलग जगहों पे एक ही प्रकार की रॉक इतने बड़े इलाके में पाई जाए, टिलाइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इलाके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। और ये बात इस बात से और प्रूव होती है, चलिए एक बार को इसको हम लोग कोइंसिडेंस मान भी सकते थे, बट ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस बात से प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं जिक्सॉ फिट भी हो रहा है और कहीं ना कहीं भाई प्लेसर डिपॉजिट्स भी पाए जा रहे हैं। अब आप बोलोगे प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? तो देखिए, इन जियोलॉजी अ प्लेसर डिपॉजिट इज अ प्लेसर is an accumulation of valuable minerals from gravity separation from a specific source rock during sedimentation process. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के दौरान सोर्स रॉक से उसके कुछ मिनरल्स निकल के किसी दूर जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसको बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। मतलब वो प्लेसर डिपॉजिट्स जिस रॉक से उनका ओरिजिन हुआ है वो उस रॉक में नहीं है, उस रॉक से थोड़ा दूर जाके सेटल हो गए, इनको आप बोलते हो प्लेसर डिपॉजिट्स। कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं। घाना जो कोस्ट है आपका, अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड डिपॉजिट्स पाए गए हैं, लेकिन इन गोल्ड डिपॉजिट्स को पैदा करने वाली रॉक नहीं पाई गई है। लेकिन गोल्ड डिपॉजिट को पैदा करने वाली जो रॉक्स हैं वो ब्राज़ील में पाई गई हैं। अब सोचिए, ये दिख रहा है आपको मैप और यहाँ नज़र आ रहा है आपको घाना, ठीक है, जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। अब इस घाना से अगर आप चलते चले जाओ तो ब्राज़ील कितना दूर नज़र आ रहा है आपको। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है घाना में आपको मिल रहे हैं गोल्ड डिपॉजिट्स, लेकिन घाना में इन गोल्ड डिपॉजिट्स को पैदा करने वाली रॉक नहीं मिली। इन गोल्ड डिपॉजिट्स को पैदा करने वाली रॉक मिली समवेयर हेयर इन ब्राज़ील। मतलब ये वाला इलाका और ये वाला इलाका घाना का, ये कभी ना कभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। ये एक बात किससे पता चली? ये बात प्लेसर डिपॉजिट से पता चली, क्योंकि अगर गोल्ड मिला है तो गोल्ड किसी ना किसी रॉक में पैदा हुआ होगा ना, और उसकी सोर्स रॉक वहाँ प्रेजेंट नहीं है। सोर्स रॉक प्रेजेंट है ब्राज़ील में, हज़ारों किलोमीटर दूर। मतलब ये दोनों इलाके एक समय पे एक जगह पे थे, लेकिन बाद में जब कॉन्टिनेंट्स टूटे तो घाना और ब्राज़ील प्लेट्यू दोनों अलग अलग हो गए। तो गोल्ड डिपॉजिट्स घाना की तरफ ही रह गए और चट्टानें ब्राज़ील की तरफ आ गई। ब्राज़ील वाले सोच सोच के थोड़ा दुखी होते होंगे और केनिया वाले खुश होते होंगे, सॉरी घाना वाले खुश होते होंगे। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की। देखिए, जब आपको किन्हीं दो अलग अलग जगहों पे एक ही प्रकार के प्लांट, एक ही प्रकार के एनिमल्स लैंड पे और फ्रेश वाटर पे रहते नजर आए और उनके बीच में बहुत बड़ा मैरीन बैरियर हो तो बातें समझ में नहीं आती। अगर आप बात करो लेमूर्स की, तो लेमूर्स इंडिया में भी पाए जाते हैं, मदागास्कर में भी पाए जाते हैं और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। आ जाते हैं भाई मैप पे। तो ये आपको दिख रहा है इंडिया, ओके, ये आपको दिख रहा है मदागास्कर और ये आपको दिख रहा है अफ्रीका। अफ्रीका के ईस्टर्न एज पे
मदागास्कर पे और इंडिया पे, तीनों जगहों पे ये लेम्यूर्स पाए जाते हैं। अभी तीनों जगहों एक दूसरे से कितनी दूर है भाई? मदागास्कर और अफ्रीका से कोई पास नहीं है। बीच का जो ओशन दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा ओशन है। अगर आप मदागास्कर से इंडिया से कंपेयर कर दो तो भैया बहुत ही दूर है। तो इस डिस्टेंस से ये लेमूर तैर के तो गए नहीं है। तो ऐसा बोला गया कि लेमूरिया नाम का एक लैंड मास था जो इन तीनों को जोड़ता था। तो ये एक प्रूफ है कि भाई कभी ना कभी तो ये ज़मीनें आपस में जुड़ी थी, क्योंकि अगर ये ज़मीनें आपस में नहीं जुड़ी होती तो ये जानवर इतनी दूर दूर आइडेंटिकली कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, आइडेंटिकल एग्जिस्टेंस है, एक ही स्पेशीज अलग अलग जगहों पर पाई जा सकती है, लेकिन उनमें थोड़े बहुत फीचर्स अलग 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 होते हैं, बट यहाँ पे आइडेंटिकल स्पेशीज पाई जा रही। फिर मीजोजोरस की बात कर लीजिए, तो एक छोटा रेप्टाइल है। दिस इज अडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर। इसके स्केलेटन्स साउदर्न केप प्रोविंस साउथ अफ्रीका में भी मिले हैं और ब्राज़ील के इराविल फॉर्मेशंस में भी मिले हैं। तो भैया अब आप देख लो आज की डेट में कहाँ साउथ अफ्रीका, ये दिख रहा है आपको साउथ अफ्रीका, और कहाँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्राज़ील। तो कितना दूर है ये एक दूसरे से। उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्केलेटन्स पाए गए हैं, किसके? मेसोजोरस के। तो ऑब्वियस ही बात है 4800 किलोमीटर, हज़ारों की तादाद में किलोमीटर दूर हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से, लेकिन तब भी आइडेंटिकल स्पेशीज़ यहाँ पे पाई जा रही हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कभी ना कभी तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ पे प्रूफ तो बहुत सारे दे दिए वैगनर ने, लेकिन प्रूफ के साथ साथ वैगनर से जब ये पूछा गया कि भाई चलो ठीक है आपने प्रूफ दे दी, आप अब ये बताओ। देखिए, उन्होंने जब प्रूफ दे दिए तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने बोला कि चलिए ठीक है आपके प्रूफ हम वैलिड मानते हैं, बट आप ये बताइए कि ये लैंड मास इतनी दूर गए कैसे? अब यहाँ पे वैगनर फंस गए। वैगनर को उतना समझ में नहीं आया, 1912 के समय पे टेक्नोलॉजी भी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। तो वैगनर ने काफ़ी सोचने की कोशिश की कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट कैसे हो रहा है। फाइनली वैगनर ने बोला कि भाई पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। टाइडल फोर्स आपको पता है कि भाई सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो गया टाइडल फोर्स, और पोल फ्लीइंग फोर्स क्या है? तो आपको पता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं। जब ये स्फीयर घूमता है तो एक बल्ज डेवलप हुआ है इक्वेटर पे, और इस बल्ज के डेवलपमेंट की वजह से एक आउटवर्ड फोर्स आता है। वो आउटवर्ड फोर्स लंबे समय में जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है शायद उसको तोड़ देता है। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी उस समय पर नहीं आई थी। तो बेसिकली यहाँ पे किसी तरीके से जुगाड़ करके पोल फ्लिंग फोर्स से और टाइडल फोर्स से वैगनर ने बोलने की कोशिश की कि जो पोल फ्लिंग फोर्स है, यानी कि ये जो अर्थ घूम रहा है स्फीयर की तरह अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से जो पोल फ्लिंग फोर्स लग रहा है, ये जो बल्ज है इक्वेटर पे वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइडल फोर्स यानी मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से ये जो पृथ्वी की सरफेस है ये टूट रही है, और उसकी वजह से ये जो ड्रिफ्ट है वो हो रही है। लेकिन उस समय पे वैगनर ने जो थ्योरी दी थी, वैगनर को गलत नहीं बोला जा सकता, साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी। उस समय पे वैगनर पे हंसना साइंटिस्ट के लिए बहुत आसान था, और बहुत सारे साइंटिस्ट हंसे भी। बाद में जब वैगनर ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, और बाद में जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, तब वैगनर को याद किया जाएगा कि हाँ भाई, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान था जो ये बता के गया था कि भाई कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं, और सही में कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं। ये बात प्रूव हुआ। बात करते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़। अब समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि एक कॉन्टिनेंट मूव हो रहे हैं, इस बात को प्रूव कैसे करोगे? भाई एविडेंस तो देखिए मिलते ही जा रहे थे। कहीं ना कहीं ब्राज़ील के कोस्ट पे, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, ये जो कोस्ट जो अलग अलग थे, अब लोगों के साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात तो आ गई थी कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ये बात बोल चुके हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे, अब टूट गए थे। लगातार डिस्कवरीज मिलती जा रही थी, फ्लोरा फोना टिलाइट मिलते जा रहे थे, जो कि ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लैंड मासेस जुड़े थे एक समय पे। वर्ल्ड वॉर टू तक टेक्नोलॉजी अच्छी खासी इवॉल्व होने लगी, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो जर्मन सबमरीन्स थी, यूएस और बाकी देशों की सबमरीन्स थी, उन्होंने पूरी दुनिया के ओशंस का चक्कर मारना शुरू किया। तो जब ये सबमरीन्स चलती थी, उसमें बड़े बड़े जोग्राफर्स, बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट भी चलते थे, और ये सबमरीन्स फ़ोटो खींचती थी ओशन फ्लोर की। अब जब यहाँ पे ओशन फ्लोर की फ़ोटो खींचना शुरू किया तो इनकी आंखें चौंधी आ गई। इनको पता चला कि भैया जितने डाइवर्स जोग्राफिकल फॉर्म हमारी ज़मीन पे हैं, धरती पे, जो कि हमको नज़र आते हैं, ओशंस के अंदर भी उतने ही डाइवर्स जोग्राफिकल फॉर्म्स है। ओशन यूनिफॉर्म नहीं है, ओशन बहुत जगहों पर उबड़ खाबड़ है।
और ओशंस के अंदर उनको एक बड़ी खतरनाक चीज़ नज़र आई। खतरनाक क्या है, एक बहुत चौंका देने वाली चीज़ नज़र आई जिसको बोला जाता है मिड ओशनिक रिजेस। और मिड ओशनिक रिजेस के साथ साथ उनको ट्रेंचेस भी नज़र आई। और इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और ये पूरी की पूरी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको हिला के रख दिया। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये वाला एलिमेंट था कि कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं, ये तो सही प्रूव हो गया, लेकिन वो जो वैगनर ने थ्योरी दी थी कि टाइडल फोर्स की वजह से और पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स टूट के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये थ्योरी गलत हो गई। तो थ्योरी क्या निकल के आई? थ्योरी निकल के आई यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी 1930s में। ठीक है भाई, 1930s में आर्थर होम्स ने बोला कि भाई मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शनल करंट्स घूम रहे हैं। ये जो कन्वेक्शनल करंट वाली जो थ्योरी है ना, वो मैंने अपने C4 स्प्रेडिंग वाली वीडियो में समझा रखी है। C4 स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हैरी एच हेस एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एक्सप्लेन। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख लो, आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ तो मैं समझा ही रहा हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रही है अर्थ की सरफेस, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोर, बीच में आपको नजर आ रहा है मेंटल। मेंटल में देखिए किस प्रकार के आपके कन्वेक्शनल करंट्स बन रहे हैं। जहाँ पे ये दो करंट्स आपस में उठ के ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पे देखिए ज़मीन टूटी हुई है। जहाँ पे ज़मीन टूटी हुई है इनको बोला गया मिड ओशनिक रिजेस। और जहाँ पे जो दो करंट के फोर्सेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन डिस्ट्रॉय हो रही है। यहाँ पे इसको बोला जाता है ट्रेंचेस। दो जगह जा रही, जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे के साथ डाइवर्ज कर रही हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि मेंटल के अंदर दो कन्वेक्शनल मैग्मा के जो आप कह सकते हो रोटेशन है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मैग्मा कुछ ऐसी डायरेक्शन में घूम रहा है, कुछ ऐसी डायरेक्शन में। मैग्मा की दो लाइंस ऑफ फोर्स जब ऊपर की तरफ आ रही है, वहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन रही है। जो अंदर की प्लेट है वो टूटी हुई है, अंदर की जो पृथ्वी की जो चट्टान है वो टूटी हुई है। और वहीं पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस मैग्मा की जो दोनों लाइनें वो नीचे की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे ट्रेंच बनी हुई हैं, वहाँ पे जो पृथ्वी है वो कंज्यूम हो रही है। एक सिंपल लॉजिक निकल के आता है, मिड ओशनिक रिजेस पे नई ज़मीन बन रही है, ट्रेंचेस पे ज़मीन डिस्ट्रॉय हो रही है। मिड ओशनिक रिजेस पे नई ज़मीन बन रही है, ट्रेंचेस पे ज़मीन डिस्ट्रॉय हो रही है। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। बहरहाल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में एक ही चीज़ है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में यह है कि भाई कन्वेक्शनल करंट्स चल रहे हैं मेंटल के अंदर। ये कन्वेक्शनल करंट्स कौन से हैं? ये कन्वेक्शनल करंट्स यही हैं, ये जो गोले आपको ओरे वाले दिख रहे हैं ना, एरो वाले, यही हैं कन्वेक्शनल करंट्स। और ये पूरे मेंटल में चलते हैं, समझ गए? यहाँ पे रीज़न क्या बताया आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट्स का? रीज़न ये बताया कि भैया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना मेंटल में, इसकी वजह से इतनी गर्मी है, तो कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ जगहों पे गर्मी उतनी नहीं है, तो थर्मल डिफरेंसेस हो गए। और उस थर्मल डिफरेंसेस के चलते ये कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप हो गए, जो कि लगातार चलते ही रहते हैं। और ये करंट्स पूरे के पूरे मेंटल में चलते हैं। और इन्हीं करंट्स के चलते जब एक पूरा कंबाइंड फोर्स ऊपर की तरफ पड़ता है तो ज़मीन टूट जाती है, जहाँ बनती है मिड ओशनिक रिसेज। जहाँ पे करंट सबसाइड करता है, ओके, इधर से कोई आगे सबसाइड करेगा, वहाँ पे ऊपर बनेगी ट्रेंचेस, ज़मीन कंज्यूम हो रही होगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहाँ पे बेकार हो गई और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को यहाँ पे मान लिया गया। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये सब हुआ पॉसिबल मैपिंग ऑफ द फ्लोर की वजह से। जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बताया, ओशन कन्फिग्रेशन को बहुत ढंग से मैप किया गया। ये देखा गया कि ओशन की जो डेप्थ है वहाँ पे अलग ही प्रकार की रिलीफ पाई जाती है। ठीक है भाई। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में ओशनिक फ्लोर की मैपिंग में एक्सपेडिशंस भेजे गए। उन एक्सपेडिशंस ने ओशन के रिलीफ को बहुत ढंग से, आप कह सकते हो कि, मापा। ये पता चला कि भैया नाना प्रकार के माउंटेन रेंजेस, ट्रेंचेस एग्जिस्ट करते हैं, मिड ओशनिक रिजेस एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रेंचेस में ओशनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। मिड ओशनिक रिसेज के पास जो रॉक्स पाई जा रही हैं, जो कॉन्टिनेंटल तो ऊपर है, मिड ओशनिक रिजेस के पास जो रॉक्स पाई जा रही हैं वो कंपेरेटिवली नई है व्हेन कंपेयर टू दोज ओशनिक रॉक्स जो कि मिड ओशनिक रिसेज से दूर है। कॉन्टिनेंटल लैंड मास बहुत पुराना है, ओशनिक लैंड मास नया है, जो कि ओशनिक लैंड मास लगातार मिड ओशनिक रिसेज पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नए एग्जिस्टेंस में आ रहा है। फिर भाई ओशनिक रिजेस से बराबर की दूरी पे जो रॉक्स हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ आई हैं। और कहीं ना कहीं ये बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के दम पे भी पता किया गया। अगर आप बात करो यहाँ पे
नीचे मैंने एक दो वीडियोस का मैं आपको और लिंक देता हूँ। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पैंजिया वाली वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी काम देगा आपको। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, काफ़ी काम की चीज़ है। C4 स्टडी बता ही दिया मैंने आपको, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। लैंड मास क्या है ओशन की धरती पे, इसका रेफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को।